डीएनए मित्रों, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने कहा है कि परिवर्तन जीवन का संकेत है। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव कर पश्चिम बंगाल के आम लोगों ने भी इसी तरीके का संकेत दिया है। मित्रों, विद्वान कहते हैं हर सकारात्मक बदलाव अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है। उम्मीद से भरे बंगाल के लोगों ने जिम्मेदारी बीजेपी को दी है। जिम्मेदारी आशाओं को पूरा करने की है। जिम्मेदारी बंगाल को वहां ले जाने की है जिसका सपना पश्चिम बंगाल के आम लोगों ने देखा है। बीजेपी ने इस उम्मीद का चेहरा बनाया है शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, सोनार बंगला के सपने को पूरा करने के लिए नई सरकार की क्या प्राथमिकता होगी। आज आपको जानना चाहिए कि बंगाल के लिए शुभेंदु अधिकारी का एक्शन प्लान क्या होगा। डीएनए मित्रों, बांग्ला कैलेंडर के मुताबिक कल 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। इसी मौके पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज बीजेपी विधायकों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी को नेता चुने जाने की घोषणा उन्होंने ही की। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। मित्रों, बंगाल में बदलाव का चेहरा बने शुभेंदु अधिकारी की एक छोटी सी पॉलिटिकल प्रोफाइल आपसे शेयर कर लेते हैं। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले शुभेंदु 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद बने थे। 1998 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। 2007 में लेफ्ट सरकार के खिलाफ टीएमसी के नंदीग्राम आंदोलन में पोस्टर बॉय थे। इसी आंदोलन ने लेफ्ट सरकार को कमजोर किया और बाद में ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई। दिसंबर 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए। 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और 2026 में ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हराया। यानी शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा को अगर आप 3 उपलब्धियों और 3 तारीख के लिहाज से देखें तो 1995 में वो पार्षद बने, 2006 में पहली बार विधायक बने और अब 2026 में वो बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ लेने से पहले अपनी सरकार की प्राथमिकताओं पर उन्होंने क्या कहा, अब ये भी सुन लीजिए। हम अपने संकल्प पत्र के हर संकल्प को समय से पूरा करेंगे। हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद के मंत्र चरैवेति चरैवेति को मानते हुए लगातार काम करेगी। जितनी मां बहनों के ऊपर अत्याचार हुए हैं उसकी जांच के लिए कमीशन का गठन होगा। माननीय अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमीशन की स्थापना होगी। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी पर एक और जरूरी जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। बेशक शुभेंदु 2020 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन राष्ट्रवाद से उनका वैचारिक जुड़ाव पुराना है। 1988-89 में वो पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में आरएसएस की शाखा में जाते थे। वो आरएसएस की जिस शाखा में जाते थे उसका संचालन प्रोफेसर नलनी कांत करते थे। सुनिए कांथी क्षेत्र में आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक शुभेंदु के संघ से जुड़ाव पर क्या कह रहे हैं। आरएसएस का स्वयंसेवक थे। इन चाइल्डहुड ही रेगुलरली वेंट टू शाखा ऑफ कॉन्टैक्ट। कितने साल तक किया? आज तक 20-25 साल लगे। हाँ, वो तो रेगुलर स्वयंसेवक थे। शाखा में गया था, रेगुलरली गया था। कांथी में या बाहर कहीं? कांथी में? कांथी में ट्रेनिंग लिया? कांथी में आरएसएस का शाखा में गया था, शिवाजी शाखा में। शुभेंदु अधिकारी को लॉयन ऑफ मेदिनीपुर कहा जाता है, लेकिन अब वो बंगाल टाइगर बन गए। वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी जॉइंट किलर भी कहे जाते हैं। मित्रों, इसकी बहुत ही दिलचस्प वजह है। 59 साल बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ जब एक नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ा और सीएम को ही, मुख्यमंत्री को ही उसकी सीट से हरा दिया।
इससे पहले 1967 में बंगाल कांग्रेस के अजय मुखर्जी ने कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन को उनकी आरामबाग सीट पर हराया था और साथ ही अपनी तामलुक सीट से भी जीत दर्ज की थी। आप में से शायद कम ही लोग ये जानते होंगे कि शुवेंदु अधिकारी अविवाहित हैं। उन्हें सीएम बनाए जाने की घोषणा के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, बंगाल में नया अध्याय शुरू हो रहा है। सब अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, पॉलिटिकल अनुभव है और जमीन से उठे हुए नेता हैं। बंगाल की जनता जिसके साथ परिवर्तन में चले, बंगाल की जनता जिसको हीरो माने, वही शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में शुभेंदु बाबू जैसा एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्री में थे, एक्सपीरियंस, एनर्जी एंड एग्रेशन, ये तीनों चीज़ का बिना बंगाल वापस नहीं आ पाएगा इतना जल्दी। तो ही इज़ द बेस्ट चॉइस। इसका कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये स्टेट को ममता बनर्जी स्कैम सरकार हटा लिया शुभेंदु अधिकारी का लीडरशिप को। शुभेंदु अधिकारी मेरा सीएम बना। मित्रों, कल पश्चिम बंगाल और बीजेपी दोनों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे शुवेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी किस तरह की जा रही है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखा देते हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होना है। इसके लिए परेड ग्राउंड को सजाया जा रहा है। यहां 2 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 15,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड को सजाने के लिए 10 क्विंटल से ज्यादा फूल मंगाए गए हैं। पूरे कार्यक्रम स्थल को सफेद, भगवा और पीले रंग के फूलों से सजाया जाएगा। समारोह के दौरान 5 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। पूरे ग्राउंड की 5 लेयर सुरक्षा होगी। इसमें एसपीजी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस तैनात रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को मिलाकर तकरीबन 8,000 जवानों की तैनाती रहेगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की यह रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी चाहिए। बंगाल में कल एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ये कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड है और यहाँ पर कल शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी होगी। भगवा कलर के कपड़े लगाए गए हैं, भगवा कलर के झंडे लगाने की तैयारी है और चौतरफा जो बीजेपी का फ्लैग है उस कलर से इस पूरे एरिया को सजाया जा रहा है। यहाँ पर हरे रंग से पूरी तरीके से दूरी बीजेपी ने बनाई है। जो सजावट की गई है वो सफेद कलर और भगवा यानी ऐसे सैफरॉन कलर से पूरी सजावट की गई है। येलो कलर के और दूसरे ये भगवा कलर के, ये देखेंगे जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको ये 3 कलर है, व्हाइट कलर, दूसरा गेरुआ कलर और तीसरा येलो कलर के। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा है कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर बड़ी शक्ति मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारी भी बड़ी है। जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल की उन जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जिसके लिए 15 साल बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। मित्रों, बंगाल के आम आदमी की उम्मीद और शुवेंदु अधिकारी की चुनौतियों को बहुत सरल तरीके से समझने के लिए हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। बतौर सीएम शुवेंदु अधिकारी के सामने पहली चुनौती होगी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना। दूसरी बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना। कानून व्यवस्था शुवेंदु अधिकारी के लिए इसलिए भी पहली प्राथमिकता होगी क्योंकि उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई। मित्रों, ये एक व्यक्ति की हत्या नहीं, ये नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ये कितनी बड़ी चुनौती है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था में सुधार बड़ा मुद्दा क्यों है, इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। मित्रों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है। एक साल में पश्चिम बंगाल में 34,691 केस दर्ज हुए। समझिए, हर घंटे बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 केस रिपोर्ट किए गए। जानते हैं, इनमें से 1100 केस रेप के थे। इनमें 27 केस नाबालिग लड़कियों से जुड़े हुए थे। ये वो केस हैं जो रिपोर्ट किए गए। आधी आबादी के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकना नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। मित्रों, पश्चिम बंगाल विदेशी अपराधियों से जुड़े अपराध में नंबर 1 है। 2023 में विदेशी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल में 1021 अपराध किए। बंगाल में अपराध करने वालों में सबसे ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं,
इसे कंट्रोल करना भी बड़ी चुनौती है। विदेशी नागरिकों के अपराध का एक सिरा घुसपैठ से भी जुड़ता है। बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहा। बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए ही नहीं, बंगाल के आर्थिक संसाधनों के खिलाफ भी खतरा है। इसलिए अवैध घुसपैठ को रोकना शुवेंदु अधिकारी की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होगा। अपराधियों और उनके सरपरस्त नेताओं के सिंडिकेट को तोड़ना भी बंगाल के नए अधिकारी के लिए चैलेंज है। मित्रों, यह वही सिंडिकेट है जो चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा कर रहा है। यह हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बन गई है। इसे समूल नष्ट करना बड़ी चुनौती होगी। मित्रों, आर्थिक प्रगति यानी विकास की पहली शर्त है लॉ एंड ऑर्डर का सही होना। कानून व्यवस्था की बदहाली से नाराज लोगों के आक्रोश ने ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनवाई है। बीजेपी नेता भी इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं। सुनिए बीजेपी नेता कानून व्यवस्था पर नई सरकार की प्राथमिकता की व्याख्या किन शब्दों में कर रहे हैं। देखिए, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह महाशय ने एक बात कहा था कि उल्टा करके लटका देंगे। उल्टा करके लटका देंगे। किसको? जो ये हमला हिंसा के जो जिम्मेदारी लेके रखा है, कल सरकार बनने के बाद इनका हिसाब किताब हम लोग पूरा करेंगे। कल से दंगाइयों का, गुंडों का हिसाब एकदम उनका जो हिसाब किताब है अभी वो उनको पूरा करना है और वो काम में सरकार लगा रहेगी। मित्रों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, वहीं सच्चा विकास संभव है। भयमुक्त मन यानी बेहतर कानून व्यवस्था, ऊंचा मस्तक यानी आत्मसम्मान होना, ये होगा तभी सच्चा विकास संभव होगा। इस सच्चे विकास के लिए आर्थिक तरक्की भी बहुत जरूरी है। बंगाल में आर्थिक तरक्की वाला यह तत्व गायब है। शुवेंदु अधिकारी की सरकार के सामने दूसरी बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बंगाल की सेहत को सुधारना होगा। यह बड़ा मुद्दा है। मुद्दा बड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर शुवेंदु अधिकारी को विरासत में कैसा बंगाल मिला है। मित्रों, 2025-26 में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था करीब 20.5 लाख करोड़ रुपए की है। पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय 2,29,184 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल देश में राज्यों की लिस्ट में 21वें नंबर पर है। 21वें नंबर पर। सोचिए, आबादी के लिहाज से बंगाल देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात जब आती है तो बंगाल गिरकर 21वें नंबर पर चला जाता है। 2026-27 के अनुमान के अनुसार बंगाल का बजट घाटा 74,532 करोड़ है। जानते हैं यह रकम कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है कि पश्चिम बंगाल की कुल अर्थव्यवस्था का 34% कर्ज में है। 34%। समझिए, अगर एक साल से पश्चिम बंगाल 100 रुपए कमाता है एक साल में, तो उसमें से 34 रुपए कर्ज के हैं। इसे और सरल तरीके से समझें तो पश्चिम बंगाल के हर नागरिक पर करीब 75,000 रुपए का कर्ज है। पश्चिम बंगाल की आर्थिक बदहाली एक दिन में नहीं हुई। पहले लेफ्ट और उसके बाद टीएमसी की सरकार में जो हालात रहे, उससे पश्चिम बंगाल आर्थिक बदहाली के गड्ढे में गिरता गया। मित्रों, समझिए, 1960-1961 में पश्चिम बंगाल प्रति व्यक्ति आय में देश में तीसरे नंबर पर था। सोचिए, आज 21वें नंबर पर है। 2023-24 में तो ओडिशा और असम जैसे राज्य पश्चिम बंगाल से आगे निकल गए थे। राष्ट्रीय जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी 1990-91 के दौरान 6.8% थी। 2021-22 में यह घटकर 5.8% रह गई। इसकी वजह थी पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधों का बंद होना और नया निवेश नहीं होना। सिंगूर और नंदीग्राम में हुए आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ, उद्योग नहीं लगे। टीएमसी के शासन में 2025 तक पश्चिम बंगाल से 6,688 कंपनियां निकल गईं। इनमें 448 लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। कई हजार छोटे बड़े उद्योग भी बंद हुए। एफडीआई और घरेलू निवेश के मामले में पश्चिम बंगाल कभी टॉप 5 प्रदेशों में नहीं रहा। हमेशा पश्चिम बंगाल 9 से 14वें नंबर के बीच रहा। 2024 की रैंकिंग के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पश्चिम बंगाल 11वें नंबर पर था। समझिए, कुल मिलाकर खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और दूसरी अड़चनों के कारण पश्चिम बंगाल निवेशकों के लिए नो गो जोन बन गया। इसका असर क्या हुआ? राज्य में बेरोजगारी बढ़ी,
नौकरी के लिए युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। इसीलिए शुवेंदु अधिकारी की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सोनार बांग्ला के सपने को जमीन पर उतारने की होगी। इसलिए आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नई सरकार की प्राथमिकता का जिक्र करते हुए सोनार बांग्ला की बात भी की। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। मित्रों, चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो व्यक्ति पर्वत हटाना चाहता है वो छोटे पत्थरों को हटाने से शुरुआत करता है। शुवेंदु अधिकारी को बंगाल में अव्यवस्था के पहाड़ को हटाने के लिए कानून व्यवस्था और आर्थिक बदहाली के छोटे छोटे पत्थरों को पहले हटाना होगा। मित्रों, ये सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि इसके साथ ही नई सरकार को बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल बड़े वायदों को भी पूरा करना होगा। वादों की लिस्ट बहुत लंबी है। हम आपको बीजेपी के कुछ वादों की जानकारी दे देते हैं। इन वादों में 6 महीने में 7वां वेतन आयोग बनाना, 6 महीने में यूसीसी को लागू करना, हर बेरोजगार युवा को नौकरी मिलने तक प्रति महीने 3,000 रुपए की मदद करना, महिलाओं के लिए 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना, महिला सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस यूनिट दुर्गा रक्षा स्क्वाड बनाना, सत्ता संभालने के 45 दिनों के भीतर सीमा पर फेंसिंग की भूमि सुरक्षित करना और घुसपैठ रोकना शामिल है। ये वो वादे हैं जो शुवेंदु अधिकारी के एक्शन प्लान और प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होंगे। इन वादों पर भरोसा करके ही पश्चिम बंगाल के आम लोगों ने बीजेपी की सरकार बनवाई है। असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, जन्म से नहीं। पश्चिम बंगाल के नए अधिकारी के लिए अपने कार्य से महान बनने का अवसर है। यह अवसर टीएमसी के पास भी था, लेकिन इतिहास के महानता वाले पन्ने में अपना नाम लिखवाने से चूक गई टीएमसी अब बगावत से जूझ रही है। 15 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद जब हार हुई तो टीएमसी के नेताओं को पार्टी में गड़बड़ी दिखाई देने लगी। चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी विरोधी टिप्पणी करने वाले 5 प्रवक्ताओं को टीएमसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। जिन प्रवक्ताओं से सफाई मांगी गई है उनमें रिजू दत्ता, कृष्णेंदु चौधरी, कोहिनूर मजूमदार, पापिया घोष और कार्तिक घोष शामिल हैं। सोचिए, जो प्रवक्ता पार्टी की नीतियों को मीडिया में रखते थे वो अब पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ प्रवक्ता ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। टीएमसी से विधायक रहे पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र नारायण चौधरी ने हार के लिए सीधे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। कोलकाता के डिप्टी मेयर रहे अतिन घोष ने भी हार के लिए अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया है। मित्रों, समझिए, हार के बाद अब टीएमसी में असंतोष बढ़ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि सफलता के कई पिता होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ होती है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में भी यही हो रहा है। जो नेता कल तक टीएमसी को मजबूत करने की शपथ लेते थे, आज अपने बयानों से पार्टी पर चोट कर रहे हैं। मित्रों, यही राजनीति का रंग है जो एक हार और एक जीत से बदल जाता है। शुवेंदु अधिकारी के सामने जो चुनौतियां हैं वो एक आग का दरिया है जिसमें उन्हें डूब कर जाना है और कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण के साथ वो चुनौतियों के अग्निपथ पर चलना शुरू कर देंगे। इन चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला। चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बंगाल सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इस केस की छानबीन कहां तक पहुंची, उससे पहले आपको हत्या के पीछे की साजिश के बारे में जानना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए
भाड़े के प्रोफेशनल शूटर्स आए थे। सुपारी देकर उनकी हत्या कराई गई। गोली चलाने वाले शूटर्स पड़ोसी राज्यों के हो सकते हैं। यही वजह है कि बंगाल पुलिस उन शूटर्स को तलाश रही है जो हाल के दिनों में बिहार और यूपी की जेल से बाहर आए हैं। हत्या की जांच के लिए बनी बंगाल पुलिस की एसआईटी यूपी के गोरखपुर और झारखंड के धनबाद के साथ साथ बिहार के कुछ जिलों में भी संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस अलग अलग राज्यों के प्रोफेशनल अपराधियों की लिस्ट बना रही है। इसके लिए उन राज्यों की पुलिस से तालमेल किया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक 5 से 6 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। डीएनए मित्रों, हत्या के पीछे प्रोफेशनल शूटर्स का हाथ होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उन्होंने केवल 50 सेकंड में चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद वो बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जिस जगह चंद्रनाथ की हत्या की गई वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के वक्त का वीडियो रिकॉर्ड हुआ। रात के ठीक 10 बजे मध्यम ग्राम के शेख मुजीबर रोड पर एक सिल्वर कलर की गाड़ी आती है। इसका इस्तेमाल चंद्रनाथ की गाड़ी को ब्लॉक करने में किया जाता है। इसके बाद 10:08 और 50 सेकंड के बीच चंद्रनाथ की गाड़ी दिखती है। 2 बाइक से चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा किया जाता है। वहीं इसके 50 सेकंड बाद यानी 10:09 और 40 सेकंड पर एक बाइक वापस आती है। बाइक पर 2 लोग दिखते हैं। कहा जा रहा है ये हमलावर हैं जो हत्या करने के बाद वापस लौटते हैं। यानी महज 50 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 50 सेकंड में ग्लॉक 47 पिस्टल से चंद्रनाथ पर फायरिंग करने के बाद हमलावर वहां से फरार भी हो गए। चंद्रनाथ के सीने पर गोली मारी गई ताकि उनके बचने की कोई उम्मीद ना रहे। चंद्रनाथ पर दोनों तरफ से फायरिंग की गई ताकि वो गाड़ी से निकल नहीं सके। फायरिंग के लिए ग्लॉक 47 पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हत्यारे प्रोफेशनल शूटर थे। मित्रों, शूटर्स के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रनाथ ही थे। सूत्रों के मुताबिक उनके ड्राइवर को हत्या की नीयत से गोली नहीं मारी गई थी। मित्रों, जब चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई उस समय वो बीजेपी के विधायक शंकर घोष से फोन पर बातचीत कर रहे थे। आज शंकर घोष ने जी न्यूज से बताया कि फोन पर बात करते समय अचानक क्या हुआ। आप वो लास्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रनाथ से दम तोड़ने से पहले हमलावर उन पर जो अटैक किया था, आपने बातचीत की थी। क्या बातचीत हो रही थी? ये 8 तारीख 9 तारीख का जो प्रोग्राम है इस बारे में बातचीत हो रहा था। तो इसी दौरान एक थोड़ा सा उनका वॉइस चला गया। 2-3 आदमी का वॉइस ऐसे सुनने में आया फेंटली, और मैंने सोचा कि क्रॉस कनेक्शन हुआ है। फिर मैंने फ़ोन को कट किया, एंड करके फिर मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने सोचा उनका तबीयत ख़राब हो गया। फिर कॉल किया तो एक व्यक्ति तब मुझे बोला कि ऐसा सर को शूट किया गया है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस कार से हत्यारों ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ब्लॉक किया था वो हत्या से महज कुछ घंटे पहले कोलकाता एयरपोर्ट के नजदीक नजर आई थी। इससे पता चलता है कि चंद्रनाथ की हत्या करने वाले शूटर्स कुछ घंटे पहले ही कोलकाता आए थे। मित्रों, आज इस हत्या की जांच करने के लिए फॉरेंसिक साइंस की एक टीम गुजरात से पहुंची। 3 सदस्यों की इस टीम ने मौके पर लंबे समय तक छानबीन की और सबूत जुटाए। मित्रों, हत्या में इस्तेमाल कार की छानबीन के लिए भी बंगाल पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश गई है। कल हमने आपको बताया था कि अपराधियों ने कार पर जिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया उसकी जानकारी OLX पर बिक्री के लिए अपलोड की गई थी। अपराधियों ने OLX से गाड़ी का नंबर निकाला और उसकी फर्जी नंबर प्लेट बना ली। सिलीगुड़ी के जिस शख्स ने OLX पर गाड़ी बेचने के लिए अपलोड किया था उससे यूपी के एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदने के लिए संपर्क किया था। इसी सुराग के आधार पर उस व्यक्ति की छानबीन के लिए पुलिस टीम को यूपी भेजा गया है। पुलिस हमलावरों की कार पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वालों की भी तलाश कर रही है। शक जताया जा रहा है ये नंबर प्लेट किसी ऑथराइज्ड सेंटर से बनवाई गई है। डीएनए मित्रों, चंद्रनाथ रथ भावी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। अपराधियों ने चंद्रनाथ की हत्या करके शुवेंदु अधिकारी को ललकारा है। इस हत्या में शामिल सभी किरदारों की गिरफ्तारी और इसके पीछे की साजिश का खुलासा करके शुवेंदु इस ललकार का जवाब दे सकते हैं। इस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था का राज पुख्ता होगा। मित्रों, कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का राज खुलना अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में हिंसा की नई साजिशों का लगातार खुलासा हो रहा है। मुर्शिदाबाद के सलार थाने के एक गांव में बम धमाके के बाद रमजान शेख नाम के एक युवक के दोनों हाथ उड़ गए। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौके पर पहुंचे। छानबीन के दौरान पता चला कि बम को हटाते वक्त यह धमाका हुआ। वारदात से एक दिन पहले स्थानीय पुलिस ने फैजल शेख नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से इलाके में यह चर्चा थी कि पुलिस अगले दिन उसके घर पर छापेमारी कर सकती है।
कहा जा रहा है कि पुलिस की छापेमारी के डर से उसके घर के पास रखे हुए बमों के जखीरे को हटाया जा रहा था। इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। सोचिए, अगर बमों को हटाने की कोशिश नहीं की जाती तो यह पता ही नहीं चलता कि बम धमाके की साजिश की जा रही है। वहां बमों का जखीरा इकट्ठा किया गया। डीएनए मित्रों, मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई जिले बांग्लादेश से सटे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अपराध की जब बात आती है तो बांग्लादेश का एंगल भी सामने आता है। भारत में विदेशी नागरिकों के द्वारा सबसे ज्यादा अपराध बंगाल में ही किए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में विदेशियों के द्वारा सबसे ज्यादा अपराध किए गए। विदेशी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 992 अपराध किए। निश्चित रूप से इनमें ज्यादातर संख्या बांग्लादेशी नागरिकों की होगी। पूरे देश की बात करें तो 2024 में कुल मिलाकर 4794 विदेशी नागरिकों को भारत में अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनमें बांग्लादेश के सबसे ज्यादा 3091 नागरिक हैं। बॉर्डर नजदीक होने का फायदा उठाकर बांग्लादेश के अपराधी अक्सर पुलिस को चकमा दे देते हैं। नई सरकार के सामने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो चुनौती होगी उसमें बांग्लादेश से होने वाले अपराध पर रोक लगाना भी है। डीएनए मित्रों, बंगाल पहली बार भगवा रंग में रंगा है। वहां सनातन की पुनर्स्थापना का काम शुरू हो गया है। लेकिन दक्षिण के राज्य केरलम में हिंदुओं की राजनीतिक ताकत कम हो गई। पहली बार ऐसा हुआ है जब अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले विधायक विधानसभा में अल्पसंख्यक नहीं होंगे। पहली बार हुआ है जब केरलम में अल्पसंख्यक एमएलए की संख्या बहुसंख्यक एमएलए के बराबर हो गई है, जबकि सरकार में भागीदारी के मामले में हिंदुओं की संख्या और भी कम हुई है। मित्रों, 140 सदस्यों वाली केरलम विधानसभा में 70 हिंदू विधायक चुने गए हैं। वहीं मुस्लिम और ईसाई समुदाय से 35-35 विधायक बने हैं, यानी कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के 70 विधायक बने हैं। इस तरह आधे विधायक बहुसंख्यक हैं, जबकि जिन समुदाय को अल्पसंख्यक कहा जाता है उसके विधायक भी उतने ही हैं। हालांकि केरलम की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वहां 55% हिंदू हैं, यानी आधे से ज्यादा, जबकि मुस्लिम आबादी 27% और ईसाई 18% है। यानी 55% आबादी वाले हिंदू धर्म के विधायक 50% हैं, 27% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के 25 विधायक हैं, 18% आबादी वाले ईसाई समुदाय के 25 विधायक हैं, यानी 25% विधायक हैं। यानी धार्मिक आबादी के हिसाब से ईसाई समुदाय प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे फायदेमंद स्थिति में है, जबकि हिंदू सबसे ज्यादा कह सकते हैं कम स्थिति में है, कमतर स्थिति में है। कहा जा रहा है यह पहला मौका है जब हिंदू विधायकों की संख्या इतनी कम हुई। 2021 के चुनाव में हिंदू विधायक 78 थे, जबकि मुस्लिम और ईसाई विधायक मिलाकर 62, यानी पिछले 5 वर्षों में हिंदू विधायकों की संख्या में 8 की कमी हो गई है, जबकि अल्पसंख्यक विधायकों की संख्या इतनी ही बढ़ गई है। मित्रों, विधानसभा में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक विधायक बराबर हो गए हैं, लेकिन सत्ताधारी यूडीएफ में तो हिंदू अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। यूडीएफ ने इस बार 102 सीटें जीती हैं। इनमें मुस्लिम और ईसाई समुदाय से 60 विधायक हैं, जबकि हिंदू विधायक केवल 42 हैं। यानी सरकार में लगभग 59% विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। जब सरकार में हिंदू अल्पमत में हैं, तो सरकार की नीतियों पर भी उसका असर दिख सकता है। सड़कों पर तो इसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है। कल डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह कोझिकोड के कुडुवल्ली में मुस्लिम लीग की जीत के बाद हंगामा किया गया, सड़कों पर घंटों तक उत्पात मचाया गया। मित्रों, चुनाव में जीत हार दिलाना जनता की मर्जी है। हम जनता के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर जनता ने हिंदू विधायकों की संख्या घटाकर मुस्लिम और ईसाई विधायकों की संख्या बढ़ाने का काम किया है तो उसका फैसला सर्वोपरि है। लेकिन हमारा सवाल कुंठा क्लब के उन लोगों से है जो संसद और देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभा में जनता के फैसले पर सवाल उठाते हैं। और ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको जो बताया कि बहुसंख्यक विधायक कितने हैं, अल्पसंख्यक विधायक कितने हैं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि हम धर्म के आधार पर इस तरीके का विश्लेषण रखें या करें। लेकिन हमें मजबूर होकर यह विश्लेषण करना पड़ा। मजबूर होकर हमें बताना पड़ा कि कितने हिंदू विधायक हैं, कितने मुस्लिम विधायक, कितने ईसाई विधायक हैं। वजह वो चुनिंदा नेता हैं, वो चुनिंदा भारत विरोधी नैरेटिव सही हमेशा बनाने वाले लोग हैं, जो ये साबित करने में लगे रहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को खास तौर से विधानसभाओं में, संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जो लोग जनता के फैसले पर कहते हैं कि देश में बहुसंख्यकवाद हावी हो रहा है, हर चुनाव के बाद इस बात का रोना रोते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी तो घटती ही जा रही है।
यही लोग हिंदू पोलराइजेशन की अफवाह भी फैलाते हैं। ऐसे लोग केरलम के नतीजों पर क्या कहेंगे? उनको यहां धार्मिक आबादी क्यों नहीं दिखाई देती? वो इस बात से चिंतित क्यों नहीं कि केरलम में हिंदू विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है? सरकार में हिंदुओं की भागीदारी काफी कम हो गई है। वो यहां पर आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात पर चुप क्यों हो जाते हैं? जो लोग कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक सांसद घट गए हैं, यूपी में अल्पसंख्यक विधायक घट गए हैं, बंगाल और बिहार में अल्पसंख्यक विधायक कम हो गए हैं, उन्हें आज केरलम में विधानसभा की तस्वीर देखनी चाहिए। एक तरफा नैरेटिव फैलाने से पहले उन्हें इस आंकड़े को ध्यान से देखना चाहिए। केरलम की विधानसभा में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के बढ़ते संख्या बल से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खुश होंगे, लेकिन हमारा अगला विश्लेषण उन्हें आईना दिखाने वाला है। मित्रों, आज हम राजनीति के उस इतिहास का विश्लेषण करेंगे जिसे अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मुद्दा है वंदे मातरम। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया, तो उस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यह गीत किसी भगवान की पूजा है, इसे थोपा नहीं जा सकता है। चलिए एक एक करके उनके दावों की कलई खोलते हैं, लेकिन पहले आपको उनका वो बयान बता देते हैं जिसकी वजह से एक बार फिर विवाद हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जनगण मन भारत और उसके लोगों का उत्सव मनाता है, किसी विशेष धर्म का नहीं। धर्म राष्ट्र नहीं होता। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, ना कि भारत माता के नाम से। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि ये एक देवी की स्तुति है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की वंदे मातरम को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो बौद्धिक रूप से बेईमान है। वंदे मातरम पर खड़ा होना, उसका सम्मान करना, ये केवल सरकारी आदेश नहीं है, भारत के 140 करोड़ नागरिकों के मन की आवाज है और पूरा भारत वंदे मातरम गाने पर गौरव महसूस करता। मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी अक्सर दावा करते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश शासन के हमदर्द थे, लेकिन ओवैसी का यह तथ्य भी भ्रामक है। यह सच है कि वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, लेकिन ओवैसी ये क्यों नहीं बताते कि उनके लिखे इसी गीत ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। इतिहास गवाह है कि 1905 के बंग भंग आंदोलन में यही गीत अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना। अंग्रेज इस गीत से इतना डरते थे कि उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। यानी मित्रों, जो गीत अंग्रेजों की सत्ता हिला दे, उसके लेखक को अंग्रेजों का हितैषी कहना क्या इतिहास के साथ बेईमानी नहीं होगी? अब आते हैं ओवैसी के सबसे बड़े दावे पर। ओवैसी साहब ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगीत को अस्वीकार कर दिया। डीएनए मित्रों, यह दावा सुनकर शायद वो तमाम राष्ट्रवादी इतिहासकार उनके इतिहास के ज्ञान पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ओवैसी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर इसके खिलाफ थे। सच ये है कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले टैगोर ने ही इसे गाकर सुनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का तो युद्ध घोष ही वंदे मातरम था। नेताजी ने इसे कभी नहीं नकारा। गांधी जी ने तो इसे अल्लाहू अकबर के बराबर पवित्र माना था। ईरान पर अमेरिका के नए हमले का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका ने सीजफायर के 29 दिन बाद ईरान पर फिर से बड़े हमले किए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है। दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है, मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चले युद्ध का सेकेंड राउंड हम कह सकते हैं शुरू होने वाला है। क्या अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल से जारी सीजफायर टूट जाएगा? मित्रों, इन सवालों के बीच आज आपको जानना चाहिए, अमेरिका ने ईरान पर सीजफायर के बीच हमला क्यों किया, इस हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ और अमेरिका के इस हमले का ईरान ने कैसे जवाब दिया। आज आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, अमेरिका और ईरान के बीच हुई गोलीबारी का दुनिया के तेल बाजार पर क्या असर पड़ा। लेकिन सबसे पहले देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा क्या हुआ जिससे सारी दुनिया की टेंशन बढ़ गई। इस तनाव की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी नेवी के 3 युद्धपोत यूएसएस टक्सन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे। ये तीनों अमेरिकी युद्धपोत पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की ओर जा रहे थे। अमेरिका ने इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा बताया, जिसके तहत अमेरिका हॉर्मुज से व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकालने और इलाके में फ्री नेविगेशन बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का आरोप है ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए तीनों युद्धपोतों को निशाना बनाया।
अमेरिका का दावा है ईरान के सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया और किसी भी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि हमारे युद्धपोतों पर मिसाइल दागी गई, लेकिन उन्हें आसानी से मार गिराया गया। इसी तरह ड्रोन भी आए जिन्हें हवा में ही जलाकर राख कर दिया गया। ये बेहद खूबसूरती से समुद्र की ओर गिरे, मानो कोई तितली अपने कब्र की ओर उतर रही हो। एक सामान्य देश इन युद्धपोतों को गुजरने देता, लेकिन ईरान सामान्य देश नहीं है। वहां सनकी लोग नेतृत्व कर रहे हैं और अगर उन्होंने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे। बड़ी साहित्यिक भाषा में ट्रंप ने बताया कि किस तरह अमेरिकी सेना ने ईरानी हमलों को विफल कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने धमकी दी, अगर ईरान ने जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है, लेकिन ईरान ने इस पूरी घटना को लेकर अलग दावा किया है। ईरान ने अमेरिका पर पहले सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर और दूसरे जहाजों पर हमला किया। ये जहाज हॉर्मुज की ओर जा रहे थे। ईरान का दावा है अपने जहाजों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने बताया अमेरिकी हमलों से उनके जहाजों और तटीय इलाकों को नुकसान हुआ है, इसीलिए उन्होंने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से इसका जवाब दिया। ईरान ने अमेरिका को आक्रामक और आतंकवादी कहा है। IRGC ने अमेरिका को धमकी दी है, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और कोई भी विदेशी युद्धपोत बिना ईरान की अनुमति से यहां से नहीं गुजर सकता। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में अमेरिकी युद्धपोतों को भारी नुकसान हुआ है। मित्रों, ये पूरा मामला अगर हॉर्मुज में खत्म हो जाता तो गनीमत थी, लेकिन पहले अमेरिका के तीनों युद्धपोत हॉर्मुज से होते हुए अरब सागर में पहुंच गए। इसके बाद ईरान के जिन इलाकों में अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी गई थी, अमेरिका ने उनको निशाना बनाकर मिसाइल अटैक और बमबारी की। ये ठिकाने केशम आइलैंड और बंदर अब्बास में थे। सबसे ज्यादा धमाके बंदर अब्बास इलाके में हुए। इस धमाके से बड़ी तबाही की खबर है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और कमर्शियल पोर्ट है। यहीं ईरानी नेवी का मुख्य बेस भी है, जहां मिसाइल लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस यूनिट्स मौजूद है। यह इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक किनारे पर है, इसीलिए यहां से आसानी से जहाजों पर हमला किया जा सकता है। अगर यहां मौजूद मिलिट्री सुविधाएं नष्ट हो जाएं तो ईरान को हॉर्मुज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड में भी बमबारी की। ईरान यहीं से हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। इस इलाके में ईरान ने जमीन के नीचे बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डा बना रखा है, जहां सुरंगों में मिसाइल, ड्रोन, फास्ट अटैक बोट्स और हथियार रखे गए हैं। इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। विशेषज्ञ इन हमलों को अमेरिकी सेना की प्रैक्टिस मान रहे हैं। इस बात की पूरी आशंका जाहिर की गई है, अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं होती तो इन इलाकों में और बड़ा हमला हो सकता है। इस हमले के बाद दुनिया के तेल बाजार में भी बेचैनी देखी गई। इस हमले से पहले ब्रेंट क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल था, लेकिन हमले के फौरन बाद इसकी कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हमले से पहले अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत करीब $95 प्रति बैरल थी, जो हमले के बाद $98 प्रति बैरल पहुंच गई। हमले का असर उन देशों के बाजार पर भी हुआ जो बड़े तेल आयातक हैं। भारत में आज सेंसेक्स 516 पॉइंट्स गिरा, जिससे निवेशकों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं जापान के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक निकेई में 400 पॉइंट्स की गिरावट हुई। इससे निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें चलाईं और इसका नतीजा जापान और भारत के निवेशकों ने भुगता है। हालांकि ट्रंप के एक बयान ने फिलहाल तेल के बढ़ते दाम पर रोक लगा दी। इस तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर अभी भी जारी है। क्या ईरान के साथ सीज फायर अभी भी लागू है? उन्होंने आज हमारे साथ छेड़छाड़ की और हमने उन्हें धूल चटा दी। अगर सीज फायर खत्म हुआ होता तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस ईरान की तरफ से उठती एक बड़ी चमक दिखाई देती और उन्हें अपना समझौता बहुत जल्दी साइन कर देना चाहिए। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सीज फायर जारी रखने की बात कही है, लेकिन ईरान को धमकी भी दी है। अगर ईरान के डील ईरान ने नहीं की तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में एक और खबर ने तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी जहाजों पर ईरान की गोलीबारी के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने ठिकानों के इस्तेमाल की छूट दे दी है। इससे पहले सऊदी और कुवैत ने इस पर रोक लगा कर रखी थी। अगर अमेरिका ईरान पर हमलों के लिए इन बेस का इस्तेमाल करता है तो सऊदी और कुवैत भी ईरान के जवाबी हमलों की चपेट में आ सकते हैं। मित्रों, ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमला करके दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है।
लेकिन खुद ट्रंप की टेंशन उनके देश की अदालत बढ़ा रही है। ट्रंप सरकार ने दुनिया भर के सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, लेकिन अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बता दिया। अमेरिकी कोर्ट ने कहा ट्रंप ने पुराने व्यापार कानून का गलत इस्तेमाल किया। यह कानून सिर्फ आर्थिक आपात स्थिति में सीमित समय के लिए टैक्स लगाने की इजाजत देता है, लेकिन अमेरिका ऐसी बड़ी आर्थिक संकट की स्थिति में नहीं है। 24 अमेरिकी राज्यों और कई छोटे कारोबारियों ने कोर्ट ने कहा कि जिन कंपनियों ने यह टैक्स लिया था उन्हें 5 दिन के भीतर पैसा लौटाया जाए। इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डीएनए मित्रों, अब हम जहाज में बैठकर आने वाले उस वायरस का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे कोरोना जैसा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह वायरस पूरी दुनिया को फिर से साल 2020 के उस खौफनाक दौर में लेकर जाएगा जब बड़ी तबाही मची थी। आप जानते हैं, एक वायरस ने 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। पहली बार पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। मित्रों, अब 6 साल बाद कोरोना जैसा एक और खतरनाक वायरस आया है। इसका नाम हंता वायरस है। यह वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, दुनिया के कितने देशों में फैल चुका है और कैसे समंदर पर तैरता एक क्रूज इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया, आज आपको यह भी जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको हंता वायरस वाले मौत के क्रूज की पूरी कहानी जाननी चाहिए। अप्रैल 2026 को MV होंडियस नाम का एक क्रूज अर्जेंटीना से रवाना हुआ। 150 यात्री और क्रू मेंबर्स अटलांटिक महासागर की यात्रा पर निकले। सफर के दौरान 6 अप्रैल को एक 70 वर्षीय डच यात्री को बुखार और पेट दर्द की शिकायत हुई। 11 अप्रैल 2026 को क्रूज पर ही इस यात्री की मौत हो गई। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि मौत की वजह क्या है, लेकिन 26 अप्रैल को इस डच यात्री की पत्नी की भी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद जांच में पाया गया कि मौत की वजह हंता वायरस है। इसके बाद 2 मई को इसी क्रूज पर मौजूद एक जर्मन व्यक्ति की भी मौत हो गई। क्रूज पर एक के बाद एक 3 लोगों की मौत होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी जानकारी दी गई। WHO ने क्रूज पर मौजूद लोगों को अपने अपने केबिन में क्वारंटीन कर दिया। समंदर पर तैर रहे इस क्रूज के हर यात्री को अपने अपने केबिन में रहने की हिदायत दे दी गई। लेकिन इस बीच पूरी दुनिया को डराने वाली खबर यह है कि पहले ही 24 अप्रैल को 29 यात्री इस क्रूज से उतर चुके हैं। ये 29 यात्री फ्लाइट लेकर अपने अपने देश वापस लौट चुके हैं और यही 29 यात्री दुनिया के लिए दहशत की असल वजह बने हुए हैं। मित्रों, खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि इन 29 यात्रियों को अभी तक ट्रैक नहीं किया गया है। खतरे को देखते हुए WHO ने अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, कनाडा और डेनमार्क में अलर्ट जारी कर दिया है। मित्रों, भले ही 12 देशों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। ऐसे में आपको ये जानना चाहिए ये वायरस है क्या, कैसे फैलता है और कितना खतरनाक है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों से इंसानों में फैलता है, लेकिन इस वायरस का एक सबसे खतरनाक स्ट्रेन है जिसका नाम है एंडीज वायरस। MV होंडियस क्रूज पर एंडीज वायरस स्ट्रेन ही मिला है। मित्रों, हंता वायरस कोरोना की तरह ही एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, लेकिन जो चीज इसे कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसकी मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। कोरोना वायरस का मृत्यु दर 1% है, यानी कोरोना से संक्रमित 100 में से 1 व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन हंता वायरस का मृत्यु दर 35 से 50% है। यह कोरोना से खतरनाक इस मायने में भी है क्योंकि इस वायरस का कोई वैक्सीन मार्केट में मौजूद नहीं है। डीएनए मित्रों, आपको हंता वायरस के डेडली इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। इस वायरस का पहला बड़ा मामला 1951 से 1953 के बीच कोरियाई युद्ध के दौरान सामने आया था। उस वक्त दक्षिण कोरिया में हान तान नदी के पास तैनात संयुक्त राष्ट्र के 3000 से ज्यादा सैनिक एक रहस्यमयी बुखार का शिकार हो गए। इस नदी के नाम पर इस वायरस का नाम हंता वायरस पड़ा। डीएनए मित्रों, इस खतरनाक वायरस का हॉटस्पॉट MV होंडियस अभी भी समंदर के ऊपर ही तैर रहा है। यह क्रूज इस वक्त अफ्रीका के पास केप वर्डे तट और स्पेन के कैनरी आइसलैंड के बीच में अटका हुआ है, लेकिन इस क्रूज से निकले एक वायरस और 29 यात्रियों की वजह से पूरी दुनिया पर एक बार फिर कोरोना से बड़ी महामारी का खतरा मंडराने लगा है। डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण भारत के एक ऐसे सॉफ्ट पावर के बारे में है जिसके सामने सुपर पावर अमेरिका भी लाइन में लगा हुआ है। भारत के ये सॉफ्ट पावर है आम। मित्रों, स्थिति यह है कि अमेरिका के लोग
भारत के आम के लिए बड़े बड़े स्टोर्स के सामने घंटों लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन भारतीय आम का स्टॉक चंद मिनटों में ही खत्म हो जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका में इस समय इंडियन मैंगो रेवोल्यूशन चल रहा है, यानी हिंदुस्तानी आम क्रांति चल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय आम, खासकर अल्फांसो यानी हापुस और केसर के पीछे अमेरिकी दीवाने हैं। आम का स्टॉक आते ही चंद मिनट में बोर्ड लग जाता है, आउट ऑफ स्टॉक। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बिजली की तरह फैल गई, जिसमें बताया गया कि शाम 4:56 पर स्टोर में आम की खेप पहुंची और 5:16 पर पूरा का पूरा स्टोर खाली हो गया। मित्रों, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि पास के स्टोर में भारतीय अल्फांसो आम आने की खबर मिलते ही लोग दफ्तर छोड़कर चले जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भारत में गर्मी के मौसम में जो आम हर तरफ दिखाई देते हैं, वो अमेरिका में अमृत समान कैसे हो गए। आपको ये जानना चाहिए कि अमेरिका में ये मैंगो रेवोल्यूशन आया कैसे। अमेरिकी बाजार में आमतौर पर मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के आम बिकते थे, क्योंकि 1989 में अमेरिका ने भारतीय आम पर बैन लगा दिया था। लेकिन 2007 में जब यह बैन हटा और लोगों ने भारत के आम को चखा, तो वो इसके दीवाने हो गए। भारत की मिट्टी में पके आम की मिठास और मनमोहक खुशबू की दीवानगी ऐसी छाई कि हर साल अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने तक अमेरिका में इंडियन मैंगो रेवोल्यूशन आता है। अमेरिका में भारत के आम का ऐसा क्रेज है कि लोग आम ला रही फ्लाइट्स को ट्रैक करते हैं। बड़े स्टोर आम के सीजन में 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक का मैंगो पास जारी करते हैं। मैंगो पास वाले लोगों को आम खरीदने का मौका पहले मिलता है। मित्रों, अमेरिका में भारतीय अल्फांसो और केसर आम की कीमत सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। 10 आम के एक बॉक्स की कीमत 6,000 रुपए है, यानी 600 रुपए प्रति आम। एक आम की कीमत 600 रुपए। मित्रों, भारत आम के मामले में बेहद खास देश है। भारत में सालाना 2.5 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है। यह दुनिया के कुल आम उत्पादन का 50% है। इसी के साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत जितना आम उगाता है, उसका 99% खुद खाता भी है, यानी सिर्फ 1% हिस्सा ही विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मित्रों, एक भारतीय सालाना औसतन 15 किलो आम खाता है। दुनिया में 1500 प्रकार के आम होते हैं, जिनमें से 1000 किस्म के आम अकेले भारत में पैदा होते हैं। आज आपको दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में भी जानना चाहिए। जापान में उगने वाला मियाजाकी आम बाजार में 2.5 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है। यानी जिस आम को आम कहा जाता है, जिसे भारत में बहुत आम समझा जाता है, वो आम नहीं बल्कि बेहद खास है। ये ने मित्रों, हमारी अगली खबर लोगों की एक लत और उनकी सेहत से जुड़ी है। आजकल कई लोगों को मोबाइल में रील देखने की लत सी पड़ गई है। कुछ लोग तो काम करते करते भी रील देखते हैं। मित्रों, इसी रील को लेकर वैज्ञानिकों ने आगाह किया है। रिसर्च के मुताबिक लगातार छोटी अवधि की रील देखने पर इंसान के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, रिसर्च कहती है जब इंसान छोटी छोटी रील देख रहा होता है तो उसका दबाव दिमाग के फ्रंटल लोब पर पड़ता है। फ्रंटल लोब वो हिस्सा होता है जो दिमाग को फैसले लेने और खुद पर कंट्रोल रखने में मदद करता है। जब यह प्रक्रिया लंबे वक्त तक चलती है तो इस फ्रंटल लोब की क्षमता कम हो जाती है। इसी वजह से छोटी अवधि की रील देखने के बाद दोबारा सामान्य होने में दिमाग को लंबा वक्त लगता है। मित्रों, इतना ही नहीं, लगातार रील देखने से दिमाग की याद रखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। लगातार अलग अलग किस्म की रील देखने से इंसान अलग अलग किस्म की चीजें एक साथ याद रखने लगता है, जिससे याददाश्त पर भी असर पड़ता है। पहले की गई रिसर्च ये भी बता चुकी है कि छोटी छोटी रील्स देखने से स्क्रीन टाइम बढ़ता है, जो नींद की दिक्कत पैदा करता है। रील देखते वक्त इंसान की सांस लेने की गति भी कम हो जाती है, जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है। इसीलिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि रील देखिए, लेकिन हद में रहकर। रील भी ऐसे देखिए जो आपके कीमती समय बर्बाद करने के बजाय आपका ज्ञान वर्धन करे। और डीएनए में आज का संदेश, पानी जब तक बहता रहता है डूब जाता है, लेकिन जब खुद को बदलकर बर्फ बनाता है तब तैरने लगता है। याद रखिए, जीवन भी तभी ऊपर उठता है जब सोच समय के साथ बदलती है।